प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी के बाद एक बार फिर से सीधे बातचीत का ऑफर दिया है। ट्रंप के रुख में यह बदलाव पुतिन की धमकी के बाद आया। ईरान के करीब अमेरिका के हथियारों की तैनाती के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला हुआ तो रूस उसका जवाब देगा। ट्रंप ने हूथी पर बम बरसाए, पुतिन शांत रहे। ट्रंप ने ईरान के करीब बम वर्षक उड़ाए, पुतिन शांत रहे। ट्रंप ने दो जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए भेजे, पुतिन तब भी शांत रहे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों को टारगेट पर लिया, पुतिन भड़क गए। मार्च से ईरान डरा हुआ है क्योंकि अमेरिका मारे जा रहा है। ट्रंप का हमला भले हूथी लड़ाकों पर हो रहा है, मगर जान ईरान की सूख रही है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों को सुपर पावर से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ने जंगी बेड़े से मिसाइलों की बौछार करके यमन के कई रास्तों को राख कर दिया है। हूथी के हथियार गोदामों को जलाकर अमेरिका ने खामनेई की टेंशन दोगुनी कर दी है। अमेरिका के हमलों से घबराए ईरान ने अब यमन से अपने सैन्य कमांडरों को वापस तक बुलाना शुरू कर दिया है। एक तरह से कहा जाए तो ट्रंप के गुस्से को देखते हुए ईरान ने हूथी लड़ाकों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान ने यमन से अपने सैन्य कमांडरों को वापस बुला लिया। ईरान ने कमांडर्स को यह ऑर्डर अमेरिका के B-2 बम वर्षक के धमाके शुरू होने के बाद दिया है। आधा दर्जन B-2 बॉम्बर के डियोगो गार्सिया बेस पर तैनात होने के बाद ईरान ने अमेरिका से युद्ध टालने का दांव चला। बावजूद इसके ट्रंप नहीं रुके। अमेरिकी जंगी जेटों ने यमन के होदेइदा में भीषण हमला किया। मंसूरिया में भी भारी बमबारी की। 24 घंटे के भीतर ही अमेरिकी हमले में 5 हूथी लड़ाके ढेर कर दिए गए, ये जानकारी दी गई। जबकि अमेरिका अभी सिर्फ सधे हमले कर रहा है, चुन चुन कर सिर्फ हूथी फाइटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने फुल फोर्स में हमले शुरू कर दिए तो तबाही बेहिसाब होगी। यह आशंका जाहिर की जा रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए तो न्यूक्लियर युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान अमेरिका की टेंशन में अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना रुख साफ कर दिया है। खामनेई को खतरे में पड़ता देख प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को धमका दिया। पुतिन ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का जोखिम उठाया तो फिर विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि रूसी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव से पुतिन ने दिलवाई है। Использование противниками Ирана военно-силовых методов в контексте урегулирования они незаконны и недопустимы. पुतिन ईरान से एटमी हथियारों की सिक्योरिटी को लेकर के बेहद सीरियस हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मारिया ज़ाखारोव के बाद रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने भी ट्रंप को वार्निंग दे डाली है। सर्गेई ने ट्रंप को दो टूक लहजे में कह दिया है कि ईरान को दी गई उनकी धमकियों की रूस निंदा करता है। ईरान पर थोपे जा रहे प्रेशर को रूस एक झटके में खत्म कर सकता है। पुतिन के खुलकर ईरान के सपोर्ट में आने के बाद अब खाड़ी में माहौल बदलने लगा है। अमेरिका की तरफदारी करने वाले देशों ने भी अब ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने चेतावनी दी
कि अगर ईरान ने ट्रंप से एटमी डील नहीं की तो महायुद्ध में उसका तबाह होना तय है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यह भी बात दोहराई कि वो किसी भी हाल में ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। और इतना ही नहीं, इजराइल न्यूक्लियर हथियारों पर ईरान से किसी तरह की बात करने को भी तैयार नहीं है। गिदेओन सार ने यह भी ऐलान किया कि ईरान अगर अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई एटमी डील करता है तो इसमें इजराइल को हैरानी नहीं होगी। Important is the objective, and the objective is not to have Iran with nuclear weapon. I think it is important. I think it's an international consensus, and we don't exclude the diplomatic path. What's important is to reach the objective, to meet the objective. We don't hold discussions with the Iranians, as you know, but they made it clear they are ready to an indirect negotiations with the U.S., and I will not be surprised if such negotiations will start. नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान के हाथ एटम बम लगते ही इजराइल की तबाही शुरू हो सकती है। इजराइल ने ट्रंप से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की परमिशन भी ले रखी है। ऐसे में मुमकिन है कि अमेरिका से पहले इजराइल ही ईरान में घुसकर बमबारी शुरू कर दे। मतलब पुतिन अगर ईरान के लिए जंग में उतरने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका के सहयोगी भी सुपर पावर के लिए हर हद पार करने के लिए ललकार रहे हैं। लेकिन कौन कौन अमेरिका के साथ पुतिन के खिलाफ युद्ध में उतरेगा, इस पर सस्पेंस है। फिलहाल अमेरिका के सभी सहयोगी देश ट्रंप टैरिफ से खफा हैं। यूरोप में ट्रंप टैरिफ पर जबरदस्त हलचल है। उधर ट्रंप ने टैरिफ पर नई डील की बात कहकर के कई देशों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ा दी है। What we have a set of tariffs based on what they've been charging us. That's reciprocal, and those tariffs have come in, and every country's called us. That's the beauty of what we do. We put ourselves in the driver's seat. If we would have asked some of these countries, most of these countries, to do us a favor, they would have said no. Now they'll do anything for us. But we have tariffs, they've been set, and it's going to make our country very rich. ट्रंप की ये जिद अमेरिका का भी भारी नुकसान करवा सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध में पुतिन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। रूस अपनी पूरी ताकत से ईरान की मदद करने वाला है, जबकि अमेरिका के सहयोगी और नेटो में भी बड़े मतभेद हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के बार बार बदलते रुख ने अब अमेरिका के सहयोगियों को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में अमेरिका ईरान टक्कर हुई तो फिर सुपर पावर का साथ कौन देगा, इसे भी जान लीजिए। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ बोर्ड में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने जर्मन कारों पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों पर 20% टैरिफ ठोक दिया। ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। ताज्जुब की बात यह है कि ट्रंप ने रूस और उत्तर कोरिया को टैरिफ ट्रैप से बाहर रखा है। अमेरिका के सहयोगी ट्रंप की मनमानी से खफा हैं। ऐसे में ईरान युद्ध भड़कता है तो ट्रंप का साथ देने वाला शायद ही कोई देश मिले, जबकि पुतिन के कट्टर दोस्त देश उसके साथ अमेरिका से जंग में उतरने का ऐलान करते रहे हैं। ईरान के सबसे मजबूत साझेदार में रूस के साथ चीन भी है। ईरान पर बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात भी हुई है। मॉस्को में हुई इस मीटिंग में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लंबी चर्चा हुई है, जिसके बाद वांग यी ने भी पुतिन से मुलाकात की। प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐतिहासिक मौके पर रूस आने का न्योता दे दिया है। Я вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад вас снова видеть. И прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпиню. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы
в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией и победу над милитаристской Японией. इसके बाद पुतिन एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो अमेरिका विरोधी अजेय गुट बना रहे हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए पुतिन तुर्की को भी अपने पाले में ले सकते हैं। तुर्की सीरिया में इजराइल के हमले से भड़का हुआ है। इजराइल ने गुरुवार को भी सीरिया के 3 शहरों पर भीषण हवाई हमले किए। खासकर इजराइल ने होम्स शहर में भी T4 एयरबेस को बारूदी धमाके से दहला दिया। T4 बेस पर तुर्की अपने हथियारों की तैनाती का प्लान बना रहा है। Unfortunately, Israel is taking one by one out all these capabilities that a new state can use against ISIS and other terrorist threats. So basically what Israel is doing in Syria is not only threatening the security of Syria, but also is paving the way for future instability of the region. I don't think that it is good for Israel's future. एर्दोआन सीरिया के बेस पर रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजराइल सीरिया में घुस करके हमले कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी सीरिया के सुप्रीम लीडर कमांडर जुलानी उर्फ अल शरा को अपने पाले में लाने का मिशन शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्द खाड़ी देशों की विजिट भी कर सकते हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा दिया है। ज़ेलेंस्की को 24 घंटे के अंदर बड़ा अहम फैसला लेना है। हालात इतने गंभीर हैं कि ट्रंप ने भी पुतिन से अपील की है, लेकिन अब फैसला पुतिन को लेना है। जब भी ज़ेलेंस्की रूस से रहम की उम्मीद करते हैं, पुतिन यूक्रेन पर बम गिराकर उस उम्मीद को ऐसा तोड़ते हैं कि ज़ेलेंस्की होशो हवास खो दें। खार्किव में पुतिन के इस हमले में एक बार फिर यूक्रेन को वो सजा दी है जिसका सबसे बड़ा झटका ज़ेलेंस्की को लगा है। ज़ेलेंस्की को घेरने वाली 3 बड़ी खबरें। पहली सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक कुर्स्क में एक मोनेस्ट्री में फंस गए हैं। सैटेलाइट तस्वीर में बताया जा रहा है कि चारों तरफ से रूस ने उन्हें घेर लिया है। दूसरी बड़ी खबर, पुतिन ने यूक्रेन के फ्रंट पर 1.5 लाख सैनिक तैनात करने का फैसला किया है। क्या ये यूक्रेन पर आखिरी वार साबित होगा? और तीसरी खबर खार्किव से, जहां पुतिन ने करीब 150 ड्रोन से हमला किया है। हर तरफ आग ही आग देखी जा सकती है। खार्किव में हुए ड्रोन अटैक में बड़ी तबाही हुई है। रूस के ड्रोन अटैक में 5 लोग मारे गए, 32 लोग घायल हो गए, 30 घर तबाह हो चुके हैं। लोग अपनों को तलाश रहे हैं क्योंकि पुतिन के हमले में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर जल रहा है और लोग अब जर्रा जर्रा समेटने पर मजबूर हैं। पुतिन ने खार्किव पर 78 बार हमला किया है और इन हमलों में 107 ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिए। अब सोचिए कि कितने ड्रोन खार्किव की इमारतों से टकराए होंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीज फायर वाला समझौता इन धमाकों के बाद छाए सन्नाटे में गुम हो चुका है। По щільній цивільній забудові дуже багато багатоповерхових, 2, 4, 5-поверхових житлових будинків. Саме така забудова в цьому районі. Близько 30 будинків цих багатоповерхових пошкоджено. इस युद्ध में अब ज़ेलेंस्की की फौज पुतिन के हमलों के आगे बेबस हो चुकी है, क्योंकि पुतिन के गुस्से का अंत नहीं। ये रॉकेट अटैक इस बात का सबूत है। अप्रैल की शुरुआत में ही पुतिन ने अपने सिग्नेचर अटैक से यूक्रेन को 3rd डिग्री वाला टॉर्चर सहने पर मजबूर कर दिया है। They massively attacked Kharkiv. Totally, they used more than 70 drones attacking our civilian infrastructure. Now I think it is obvious who wants peace and who wants. ये सैटेलाइट इमेज जारी होने के बाद ज़ेलेंस्की पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ज़ेलेंस्की को पता चला है कि पश्चिमी कुर्स्क में इस मोनेस्ट्री के अंदर यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक घिर चुके हैं।
ये लोकेशन इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का सबसे हॉट पॉइंट बन चुकी है। रूस जिस तरह हमलावर है, उससे साफ है कि यूक्रेन के सैनिकों के पास बचने का मौका कम है। कुर्स्क की मोनेस्ट्री में फंसे इन सैनिकों को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेरा हुआ है। पुतिन का ऑर्डर है कि एक भी दुश्मन बचकर नहीं जाना चाहिए। यूक्रेन जानता है कि वो कुर्स्क हार चुका है और अब वहां फंसे सैनिकों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पुतिन की डिमांड बड़ी खतरनाक है। पुतिन और उनके जनरल चाहते हैं, अगर ज़ेलेंस्की कुर्स्क में फंसी अपनी फौज को बचाना चाहते हैं तो पूरे यूक्रेन को घुटनों के बल बैठकर सरेंडर करना होगा। और ये बात ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं। ज़ेलेंस्की कुर्स्क से 150 किलोमीटर दूर उस फ्रंट पर गए, जहां पर उनकी सेना ने अब भी रूस के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। Хотів бути тут, особисто хотів подякувати нашим воїнам, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти. ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन हैं। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। We'll know soon enough, in a matter of weeks, not months, whether Russia is serious about peace or not. I hope they are. It would be good for the world if that war ended. But obviously we have to test that proposition. रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को डिस्काउंट देना नहीं चाहता। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात ज़ेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। इसलिए सुमय के मोर्चे पर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस फ्रंट पर रूस के हमले नाकाम किए गए हैं, जबकि यहाँ भी पुतिन आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। Хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках від серпня минулого року. 11 मार्च को यूक्रेन ने रूस के साथ 30 दिन वाले सीज फायर पर हामी भरी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सीज फायर वाली पिक्चर रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। Дополнительные меры по борьбе с очень важной. Здесь и комментарии дополнительные не нужны. Давайте начнем. Слово директору Федеральной службы безопасности. यूक्रेन के फ्रंट पर युद्ध के ज्वालामुखी फट रहे हैं। फ्रंट पर लगातार दोनों तरफ से आग उगली जा रही है और सैनिक रोज मर रहे हैं और रूस की बमबारी खार्किव पर भी तेज हो चुकी है। 15 जनवरी 2025 को ज़ेलेंस्की ने माना था कि यूक्रेन के 8,80,000 सैनिक अलग अलग फ्रंट पर रूस के 6 लाख से ज्यादा फौज का सामना कर रहे हैं। यानी पुतिन के पास तब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी महसूस की गई और अब इसी फर्क को खत्म करने के लिए पुतिन की तरफ से 1.5 लाख नए सैनिक फ्रंट पर तैनात किए जा रहे हैं। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त ज़ेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। अब सवाल है कि जब 1.5 लाख नए सैनिकों को शामिल करने के बाद बराबर की टक्कर होगी तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जब रूस के सैनिकों की तादाद कम है तब भी यूक्रेन हर मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। ज़ेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमय, तीसरा है ओडेसा और चौथा राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। ज़ेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे हाथ भी फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल उनके पास अपने सैनिकों के झुके हुए कंधों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है और इसलिए वो ऐसे फ्रंट का दौरा कर रहे हैं जहां पर हमले से पहले ही यूक्रेन मजबूत रहा है।
पुतिन ने मार्च और अप्रैल में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इसकी वजह कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर कादिरोव ने बड़ी प्लानिंग के साथ उस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया, जिसके आगे पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए। 2025 में पुतिन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बढ़ा हुआ है और पुतिन के कमांडर भी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरह की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरी है उत्तर कोरिया की फौज जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी है, और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और तीसरी है रमजान कादिरोव की चेचन फोर्स, जो उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती है। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर हो रहे हैं। फिलहाल पुतिन का फोकस उन इलाकों पर है जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी कुर्स्क के अलावा बेलगरद और ब्रयांस्क। ये तीनों जगह ज़ेलेंस्की की फौज के टारगेट पर रही हैं। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स यहाँ पर एक्टिव है और मौका मिलते ही रूस की सेना पर हमला कर रही है।